हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ के एग्जाम के लिए जो है वो आपके लिए एडुटैप ने यानी कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो ऑलरेडी जो बच्चे पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सीरीज के साथ, उनको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर जो है वो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही आज का जो ये रहेगा सेशन, इसमें हम अनदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर जो है वो हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर इस टॉपिक से आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से जरूर आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो गाइज लास्ट तक बने रही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज आपके लिए होने वाली है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हर रोज शाम 4 बजे आपको ये जो है वो लेक्चर मिलता है, और ये आपके एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो हम ये यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो गाइज बने रहे लास्ट तक। बाकी आप चाहते हैं तो आप हमारा ये सब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो मिल जाए। तो गाइज चलते हैं अपने इस सेशन में, आज के पहले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टू कलेक्ट डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि क्या नेम है उस सर्वे का जो कि इंडिया में कंडक्ट किया जाता है बाय द एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, टू कलेक्ट डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो हम डाटा को कलेक्ट करें, तो उससे जो है वो कौन सा हम ऐसा सर्वे जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है पहला है ऑप्शन है नेशनल सेंसस, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, थर्ड है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, फोर्थ है लेबर फोर्स एनालिसिस। तो चार ऑप्शन आपको गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो देखिए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस जो है ये कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, टू गैदर कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कि कितना जो है एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे भारत में। दैट एनेबलिंग पॉलिसी मेकर्स टू ट्रैक चेंजेस इन द लेबर मार्केट, सो दैट की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लेबर मार्केट में जो है वो चेंजेस जो है वो उस तरह से लेके आए, उस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि एम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम किया जा सके। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सेकंड है, employment in agriculture has been consistently rising over the last decade. Third है, the services sector contributes the most to India's GDP but employs the least percentage of the workforce compared to agriculture and इंडस्ट्री। तो ये तीन स्टेटमेंट्स दिए एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से रिलेटेड, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं। अगर हम बात करें आपके सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट की जब हम बात करते हो, देखिए सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इंडिया का, दैट वर्कफोर्स इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कम है, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में दैट हैज बीन डिक्लाइनिंग एज more people move to urban areas and other sectors. थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बिकॉज द सर्विसेज सेक्टर जो है दैट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। ये जीडीपी का जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बट ये डज नॉट एम्प्लॉय एज लार्ज अ परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स एज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लेबर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडियाज लेबर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इन इंडिया इज लोअर कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में इंडिया में, ठीक है, दैट इज मच लोअर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, कि इंडिया में जो है इनकी जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इनका जो मतलब अमाउंट है, इनका जो नंबर है वो जो है वो कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग यूथ इन इंडिया इज हायर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इन इंडिया वर्क अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपको तीन स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करें अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की, तो वो है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फीमेल लेबर फोर्स इन इंडिया इज रिलेटिवली लो, तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू बी हायर ड्यू टू लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल मिसमैचेस। थर्ड है आपकी
कि मोस्ट ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स जो है दैट इज एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर विदाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपकी गिवन है। अब 3 स्टेटमेंट में से जैसे ऑलरेडी जो है वो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन इंडिया, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो कि आपके इंडिया में है, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो एमजी नरेगा एक्ट है, दैट एम्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, कम से कम जो वो 100 दिन का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरियाज में ये प्रोवाइड करने का इसका एम होता है इस गारंटी एक्ट का। सेकंड है द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना दैट फोकसेस ऑन एनकरेजिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स। थर्ड है कि स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज जो है इंडिया में दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट बट आर हाईली रेगुलेटेड लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू स्केल एम्प्लॉयमेंट। ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो जब हम बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की, तो वो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है कि जो एमजी नरेगा है दिस इज डिजाइन टू प्रोवाइड गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, जो आपकी पीएमआरवीवाई है, ठीक है, जो प्रोत्साहन योजना है आपकी, दैट इंसेंटिवाइजेस एम्प्लॉयज टू जनरेट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, वाइल स्टार्टअप एंड एमएसएमईज जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बट दे ऑफन फेस रेगुलेटरी चैलेंज दैट बट आर नॉट नेसेसरली लिमिटेड फ्रॉम स्केलिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रेगुलेशन अलोन, ठीक है। तो इसलिए आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, कि एलएफपीआर से रिलेटेड आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो जब हम बात करते हैं एलएफपीआर से यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, दैट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो आपकी 15 साल और उससे ऊपर की होती है, दैट इज आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है। सेकंड है कि an increase in LFPR that always indicates a robust economic environment with ample job opportunities. Third है the LFPR for women India is lower compared to men reflecting socio-economic and cultural factor, ठीक है, कि जो LFPR है वुमेन के हिसाब से इंडिया में दैट इज लोअर है, ठीक है, ये कम है एज कम्पेयर टू मैन, जो कि क्या दिखाता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करें आपके सही स्टेटमेंट की, तो आपकी सही स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि एलएफपीआर जो दैट इज मेजर ऑफ एन एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, दैट इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे वो वर्क को मतलब लुकिंग फॉर वर्क है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि इंक्रीज इन एलएफपीआर डज नॉट ऑलवेज मींस अ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये कई बार इंडिकेट करता है कि मोर पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क ड्यू टू जॉबलेस और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है। थर्ड है, थर्ड आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो वुमेन का अगर एलएफपीआर देखें, ठीक है, तो वो लोअर है एज कम्पेयर टू मैन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है, घरेलू मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है वुमेन्स की, है ना, अदर मतलब चीजें भी जो है वो आपकी रहती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें इंडिया में तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड इनफॉर्मल लेबरर्स विदाउट स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड है द ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज टोटल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है कि एम्प्लॉयमेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट ऑफन लैक्स एक्सेस टू बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस एंड फॉर्मल रिटायरमेंट प्लान। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट कंप्राइजेस सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और इनफॉर्मल लेबरर्स जैसे कि टिपिकली लैकिंग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट अकाउंट्स फॉर अ स्मॉलर शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, की जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें अगर हम शेयर की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वहां पे शेयर कम है एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है वो मेजोरिटी में जो है वो शेयर रहता है। थर्ड स्टेटमेंट कि जॉब्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दैट ऑफन डू नॉट प्रोवाइड फॉर्मल बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे कि आपके रिटायरमेंट प्लान्स है, हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे प्लान्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंट गवर्नमेंट मेजर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो रिसेंट गवर्नमेंट मेजर की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब विच वुड जनरेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड है द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस। इसका मेन एम क्या है, इंसेंटिवाइजिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बाय शेयरिंग द कॉस्ट विद एम्प्लॉयर्स। थर्ड है द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है दैट प्रोवाइड डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब देखिए अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेंगी कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसका मेन एम तो यही है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना और जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो एनएपीएस है ये सपोर्ट करता है कॉस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप को टू इंसेंटिवाइज बिजनेस टू हायर अप्रेंटिसेस दस क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ से भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है दैट प्रमोट्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फंडिंग बट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। कि यहाँ से आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है बल्कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में ही जो है वो एम्प्लॉयड होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉबलेस ग्रोथ। कि जॉबलेस ग्रोथ का हम क्या मतलब समझते हैं, क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक कंडीशन जहां पे जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस विदाउट अ corresponding राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सेकंड है वन ऑफ द रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया दैट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटल इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर फ्यूअर वर्कर्स। थर्ड है जॉबलेस ग्रोथ जनरली इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। कि जो जॉबलेस ग्रोथ होती है इसका मतलब है कि क्या इंडिकेट करता है, प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट विच लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट आपकी जो है दी हुई है। अब आपने बताना है कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो जब हम जॉबलेस ग्रोथ के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो यही डिस्क्राइब करता है कि वो सिचुएशन जहां पे इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो राइज करती है विदाउट सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन। की जॉब तो क्रिएट नहीं हो रही लेकिन इकोनॉमी आपकी जो है वो बूस्टअप हो रही है, इकोनॉमी जो है वो आपकी ग्रो हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो शिफ्ट है टू कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री दैट कैन कंट्रीब्यूट टू जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, कि ये जो कंट्रीब्यूट करता है जॉबलेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है कि जो जॉबलेस ग्रोथ है दैट कैन इंडिकेट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स इट डज नॉट नेसेसरली लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर टू एड्रेस जॉबलेस ग्रोथ। कि अगर हमें जॉबलेस ग्रोथ को मेजर करना है तो उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, दैट कैन हेल्प मिटिगेट जॉबलेस ग्रोथ। सेकंड है इन्वेस्टिंग इन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंश्योर दैट वर्कर्स आर एम्प्लॉयबल इन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग में, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में, तो ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो वो एमर्जिंग इंडस्ट्री में जो है वो एम्प्लॉयड है। थर्ड अगर बात करें जॉबलेस ग्रोथ की तो दैट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड बाय फोकसिंग सोलली ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो है आपके पास तीन स्टेटमेंट गिवन है। अब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो जब हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है कि यस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है दैट कैन ऑब्जर्व मोर वर्कर्स, ये जो है वो मोर वर्कर्स को ऑब्जर्व करता है देयर बाय रिड्यूसिंग जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं दैट हेल्प वर्कर्स ट्रांजिशन टू न्यू इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी। कि यहाँ से आपकी स्किल्स ग्रो होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें सीखते हैं तो आप नई नई इंडस्ट्रीज में जो है वो एम्प्लॉय होते हो। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो वाइल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दैट रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग जॉबलेस ग्रोथ रिक्वायर्स अ ब्रॉडर अप्रोच इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेक्टर्स। इसलिए आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट सेती यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आर सेती यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आर सेती या रूट सेती जो है इसके बारे में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू रूरल यूथ टू हेल्प देम स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेटमेंट है कि तो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड की जाती है इनके द्वारा दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट with a focus on entrepreneurship, technical skills and financial literacy.
थर्ड है कि जो रूट सेती आर सेती है दैट ऑपरेट सोलली इन अर्बन एरियाज टू एड्रेस द इश्यू ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो ये जो है 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बात करते हैं सही आंसर की, तो वो है ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो रूट सेती आर सेती है दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू रूरल यूथ विद द गोल ऑफ enabling them to start their own enterprises and become self employed। कि ये जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये रूरल जो यूथ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सके गांव में और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो ये ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें बहुत से एरियाज जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक्निकल स्किल है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हर एक चीज जो है वो यहाँ पे सिखाई जाती है ताकि वो बच्चा आगे जाके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है दैट प्राइमली ऑपरेट्स इन रूरल एरियाज नॉट अर्बन एरियाज, कि ये जो है वो रूरल एरियाज में वर्क करता है ना कि अर्बन एरियाज में, ठीक है। और इसका मेन काम होता है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम करना एंड पॉवर्टी को कम करना बाय एम्पावरिंग रूरल यूथ, कि रूरल यूथ को एम्पावर करना और गांव वाले जो क्षेत्र हैं, विलेजेस वाले एरियाज है, वहां पे पॉवर्टी को कम करना और बेरोजगारी को कम करना। तो ये प्रोग्राम, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करा। बाकी आप चाहते हैं कि ये सेशन इसी तरह से आगे आपको और चीजें जो है वो जानने सीखने को मिले, तो आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज जो है हमारे साथ इस समय पर जो है वो जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी सेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड मिस ना हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।